गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2012 में बनी एक हॉलीवुड मूवी जीरो डार्क 30 की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला किया गया। इसमें करीब 3000 लोग मारे गए और अब हमें इस घटना के 2 साल बाद यानी कि 2003 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक डार्क साइड को दिखाया जाता है। अमेरिका के इस डार्क साइड के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है कि ये कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पाकिस्तान के एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया है जिसका नाम अमार है। इस पर यह आरोप होता है कि इसने 9/11 हमले में ओसामा बिन लादेन का साथ दिया और इसके साथ ही इसने उन आतंकवादियों के अकाउंट में $5000 भेजे थे जिन्होंने 9/11 हमले को अंजाम दिया था। अमार से इंटरोगेट करने के लिए CIA के 2 ऑफिसर सामने आते हैं, डैन और माया। माया को अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का टास्क मिला है। उसे किसी भी कीमत पर यह पता करना है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ है। डैन अमार से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अमार उसके सवालों का जवाब नहीं देता। अब डैन उसे एक फ़ोटो दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा दोस्त है और ये बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसका ईमेल आईडी दो। लेकिन अमार डैन को ईमेल आईडी देने से मना कर देता है, जिसके बाद डैन उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटता। अब हमें माया को दिखाया जाता है जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी में जाती है, क्योंकि माया को अब यहाँ काम करना है। वहाँ जाने के बाद वो अपने सारे कॉलीग्स से मिलती है। इधर डैन कई बार अमार से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। और अब हमें 1 साल बाद यानी कि 2004 का वक्त दिखाया जाता है, जब सऊदी में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। डैन कहता है कि अगर अमार ने हमें सच्चाई बता दी होती तो इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। ये सब करके आतंकवादी हमें डराना चाहते हैं। अब ये सब देखने के बाद माया अपना एक प्लान बताती है। वो कहती है कि अमार को इस हमले के बारे में नहीं पता होगा। अगर हम उसे कुछ दिनों तक ना सुलाएं तो उसकी सोचने की क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी और तब हम उससे कहेंगे कि तुमने हमसे कहा था कि सऊदी में हमला होने वाला है और हमने उस हमले को पहले ही रोक लिया और उन आतंकवादियों को पकड़ लिया, और इसके बाद वो हमारे सामने टूट जाएगा और ओसामा बिन लादेन के बारे में वो जो कुछ भी जानता है हमें बता देगा। अब ये दोनों अमार के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे कारण हमने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान बचा ली और कई सारे आतंकवादियों को भी हमने पकड़ लिया। अब अमार जो 72 घंटों से नहीं सोया था, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और अब वो अपने 3 साथी के नाम डैन और माया को बताता है। अमार के 2 साथियों के नाम डैन और माया ने पहले भी सुने थे, लेकिन एक नाम अबू अहमद अल कुवैती डैन और माया दोनों के लिए नए थे। अमार कहता है कि अबू अहमद ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे बस एक बार पिछले साल कराची में मिला हूँ, जब उसने हमें लादेन का संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें लादेन ने कहा था कि जिहाद जारी रखो, चाहे 100 साल क्यों ना हो जाए, जीत हमारी होगी। अब माया को इस नए नाम के आतंकवादी पर शक होता है, इसलिए अब वो 9/11 आतंकवादी हमले में पकड़े गए सारे आतंकवादियों की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनती है, जिससे माया को पता चलता है कि सारे आतंकवादी अबू अहमद को जानते थे। और अब माया को विश्वास हो जाता है कि अगर वो अबू अहमद तक पहुंच जाए तो वो ओसामा बिन लादेन तक भी पहुंच जाएगी। अबू अहमद ओसामा बिन लादेन का करीबी आदमी था। ये जानकारी जब माया अपनी सीनियर को देती है तो उसका सीनियर उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि इस बात की सटीक जानकारी तुम्हारे पास नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ ठोस जानकारी जुटा पाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमें 7 जुलाई 2005 का वक्त दिखाया जाता है, जब लंदन में एक बस में आतंकवादी धमाका होता है। इस धमाके के पीछे भी ओसामा बिन लादेन का हाथ था। वहीं हमें पाकिस्तान का एक डिटेंशन सेंटर दिखाया जाता है, जहां पर माया एक आदमी से मिलने चाहती है। वो आदमी अबू अहमद के बारे में बताता है कि अबू अहमद से वो खुद कभी नहीं मिला, बल्कि जब अबू अहमद को कोई काम होता था तो वो खुद आकर उससे मिलता था, इसलिए उसके ठिकाने की जानकारी उसके पास नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद CIA फराज नाम के एक और आदमी को पकड़ती है और माया उसे अबू अहमद के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर देता है। इस दौरान माया उसे काफी टॉर्चर भी करवाती है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलता। अब माया डैन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम फराज से सच्चाई निकलवा सकती हो, लेकिन डैन ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ये सब काम करके अब थक चुका हूँ, अब मैं वाशिंगटन जाकर ऑफिस में काम करना चाहता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। डैन माया को भी वाशिंगटन जाने के लिए कहता है, लेकिन माया मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे अबू अहमद पाकिस्तान में मिलेगा, वाशिंगटन में नहीं। डैन माया को सचेत करता है। वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में लोगों को पता है कि तुम कौन हो और किसे ढूंढ रही हो, इसलिए तुम आगे ही नहीं पीछे भी नजर रखना।
अब 20 सितंबर 2008 का वक्त आता है जब माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अपनी एक दोस्त जेसिका से एक होटल में मिलती है, जहां जेसिका माया से कहती है कि फराज से तुम्हें अबू अहमद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि हम गलत आदमी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन माया कहती है कि मुझे मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि अबू अहमद इस केस की अहम कड़ी है और अगर हमने उसे पकड़ लिया तो बिन लादेन हमारी मुट्ठी में होगा। और तभी इस होटल में एक बम ब्लास्ट होता है जहां पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि ये दोनों सही सलामत बच जाती है। अब कुछ दिनों के बाद जेसिका माया से कहती है कि एक डॉक्टर है जो अलकायदा के लोगों का इलाज करता है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता। अब जेसिका उसे अफगानिस्तान के एक बेस कैंप में मिलने के लिए बुलाती है। वो आदमी अपनी गाड़ी से उस कैंप में आता है। जेसिका उसे रिसीव करने जाती है, लेकिन वो आदमी एक ह्यूमन बम बनकर वहां आया होता है और वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके कारण जेसिका सहित CIA के 7 कर्मचारी मारे जाते हैं। ये खबर सुनते ही माया पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जेसिका बस उसकी कॉलीग नहीं थी बल्कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। अब कुछ देर बाद माया के पास एक ऑफिसर आता है। वो माया से कहता है कि तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है। जिस आदमी को तुम इतने दिनों से ढूंढ रही थी, जिसका नाम अबू अहमद है, वो मर गया है। ये जानकारी हमें एक कैदी से मिली है। अब जेसिका उस कैदी की रिकॉर्डिंग वीडियो देखती है जिसमें वो कहता है कि मैंने अबू अहमद को वर्ष 2001 में खुद अपने हाथों से अफगानिस्तान में दफनाया था। ये खबर सुनते ही माया पूरी तरह से हताश हो जाती है, क्योंकि वो जिस आदमी को इतने दिनों से ढूंढ रही थी, जिसके द्वारा वो बिन लादेन तक पहुंच सकती थी, वो आदमी असल में जिंदा ही नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद माया के पास उसकी एक कॉलीग आती है। वो कहती है कि 9/11 हमले के बाद हमें मोरक्को से 10 आतंकवादियों के नाम मिले थे। उसमें से एक आतंकवादी का नाम इब्राहिम सैयद था। उसे अफगानिस्तान से नकली वीजा के साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसका असली नाम अबू अहमद अल कुवैती था और ये वही अबू अहमद है जिसे तुम ढूंढ रही थी। अब माया डैन को कॉल करती है और कहती है कि डैन, हमने अबू अहमद को ढूंढ निकाला। वो पहले से ही हमारे फाइल में था, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन डैन कहता है कि हमारे पास तो उसकी मौत के सबूत भी हैं। इस पर माया कहती है कि मुझे अभी पता चला है कि अबू अहमद 8 भाई है और सबकी शक्ल लगभग एक दूसरे से मिलती है। और अफगानिस्तान में अबू अहमद नहीं मरा था, बल्कि उसका बड़ा भाई हबीब मरा था, जिसे हम अबू अहमद समझ रहे थे। डैन माया से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। माया कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर अबू अहमद का फोन नंबर चाहिए। डैन अब कुवैत जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जिसे वो पहले से जानता था। डैन उसे लैम्बोर्गिनी के शोरूम में ले जाता है और उसे वहाँ का सबसे महंगा लैम्बोर्गिनी गाड़ी दिलाता है, और इसके बदले डैन उसे कहता है कि मुझे अबू अहमद का फोन नंबर चाहिए। वो कुवैत में ही पैदा हुआ था और इसकी मॉम अभी भी यहीं रहती है। मुझे पता है कि तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। और फाइनली वो आदमी अबू अहमद का नंबर ढूंढकर इन्हें दे देता है और अब ये अबू अहमद को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अबू अहमद का फोन अक्सर बंद रहता है, लेकिन एक टाइम पर अबू अहमद का लास्ट लोकेशन ट्रैक हो जाता है। वो पाकिस्तान के टीपू रोड पर अपने फोन को ऑन करता है और किसी से बात करता है। इसी दौरान 1 मई 2010 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के पास एक गाड़ी में एक्सप्लोसिव मिलता है। अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो न्यूयॉर्क में भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती, लेकिन ये हादसा होने से पहले ही टल गया। अब माया अपने चीफ के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे रावलपिंडी में एक सेफ हाउस में 4 टेक्नीशियन चाहिए और ठीक उसी तरह के टेक्नीशियन पेशावर में भी, लेकिन उसका चीफ ऐसा करने से मना कर देता है। वो माया से कहता है कि तुम अंधेरे में तीर चला रही हो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सुनकर माया को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चीफ से कहती है कि ठीक है, मैं वाशिंगटन चली जाती हूँ, लेकिन आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि मैं वापस क्यों आई। ये सुनकर चीफ को माया की बात माननी पड़ती है। अब माया की टीम अबू अहमद को उन जगहों पर ढूंढने लगती है जहां पर उसका फोन एक्टिव हुआ था। ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला होता है, इसलिए काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी इन्हें वो नहीं मिलता। लेकिन एक दिन जब ये कार से उसे ढूंढ रहे होते हैं तो इनकी कार में लगा हुआ एक ट्रैकिंग डिवाइस अबू अहमद के फोन को ट्रेस कर लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि अबू अहमद उनके बहुत ही करीब है। और तभी उनके पास से एक सफेद गाड़ी गुजरती है जिसमें अबू अहमद होता है और ये उनकी फोटो ले लेते हैं। अब जब माया के हाथ में ये सबूत आता है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद फाइनली माया के हाथ ये सुराग लगा था। इन सब के बाद अब पाकिस्तान में माया पर हमला होने लगता है। एक दिन उसकी कार पर कुछ आतंकवादी फायर करते हैं, लेकिन उसकी कार बुलेट प्रूफ होती है, जिससे माया की जान बच जाती है। वहीं पाकिस्तान में CIA के बहुत सारे लोकल खबरी होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि अबू अहमद पाकिस्तान में कहाँ रहता है। और अब CIA एक मीटिंग बुलाती है जहाँ पर CIA के डायरेक्टर को उस घर का मॉडल दिखाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इस घर की दीवारें 10 फुट ऊंची है और इस घर की खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए हम इस घर में रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं देख सकते।
और इस बिल्डिंग के पास ही पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी भी है, मतलब कि ये बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है। ये सब सुनने के बाद CIA के डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे इस घर में रहने वाले लोगों की जानकारी चाहिए। और अब CIA के सारे ऑफिसर्स उस घर में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। अब लगातार कोशिश करने पर कुछ दिनों के बाद माया और उसकी टीम को उस घर में रहने वाले लोगों की जानकारी मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि इस घर में 3 औरतें, 2 आदमी और 7 बच्चे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी है जो कभी कभी बाहर निकलता है। जब उसे ताजी हवा खानी होती है तो वो छत पर ऊंची दीवारों के बीच टहलता है। वहाँ के पेड़ों में इतने सारे पत्ते होते हैं कि सैटेलाइट के द्वारा भी कुछ क्लियर नहीं दिखता। ये हमारी नजरों से बचने का एक प्रोफेशनल तरीका है। अब कुछ दिनों के बाद माया का सीनियर जॉर्ज अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग करता है। वो कहता है कि उस घर में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो किसी से भी बात नहीं करता। अगर हम मान ले कि वो कोई रिटायर्ड अमीर आदमी है तो उसका स्विमिंग पूल कहाँ है? वो कुत्ता पालने का शौक क्यों नहीं रखता? वो अपना संदेश पहुंचाने के लिए ऐसे 2 शहरों में अपने आदमी को क्यों भेजता है जो शहर अलकायदा के लिए मशहूर है? हमने उसके घर से निकलने वाले कचरे को भी टेस्ट कराने के बारे में सोचा, लेकिन वो अपने घर के कचरे को अपने कंपाउंड में ही जला देते हैं। हमने एक नकली वैक्सीनेशन कैंपेन भी चलाया था ताकि उनके DNA सैंपल्स को हम कलेक्ट कर सके, लेकिन इनके लिए उन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन इन सब बातों से भी जॉर्ज का सीनियर कन्विंस नहीं होता। वो कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट एक समझदार और प्रैक्टिकल आदमी है, इसलिए उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। ये कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज उनसे आखिरी बार कहता है कि जब आपको बाद में एहसास होगा कि आपने ओसामा बिन लादेन को बचने दिया तो आप चैन से सो नहीं पाएंगे। ये सब सुनने के बाद जॉर्ज का सीनियर उसे एक परफेक्ट प्लान बनाने के लिए कहता है। अब जॉर्ज और माया एरिया 51 में जाते हैं, जहाँ पर ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो रडार में नहीं आ सकते। अब माया सभी कमांडो को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि पाकिस्तान में हमें एक ऐसा घर पता चला है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन के होने की जानकारी हमें मिली है और हमें वहीं अटैक करना है। अब इस मिशन के आखिर में एक फाइनल मीटिंग रखा जाता है जहाँ पर सारे सीनियर्स होते हैं। कोई भी 100% कंफर्म नहीं होता है कि उस बिल्डिंग में ओसामा बिन लादेन है। कोई कहता है उसके होने के चांस 40% है तो कोई कहता है 60%। और जब माया से पूछा जाता है तो वो कहती है कि ओसामा बिन लादेन के उस बिल्डिंग में होने के चांस 100% है। और माया के इस कॉन्फिडेंस को देखकर डायरेक्टर इस मिशन को परमिशन दे देते हैं। अब 3 हेलीकॉप्टर्स इस मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। अब जैसे ही सोल्जर्स उस घर के पास पहुंचते हैं, एक हेलीकॉप्टर वहां क्रैश हो जाता है, लेकिन सारे सोल्जर्स सही सलामत होते हैं। अब सोल्जर्स उस घर के मेन दरवाजे को ब्लास्ट करके तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ही सोल्जर्स घर के दरवाजे के पास जाते हैं, अंदर से फायरिंग होने लगती है। ये देखकर सोल्जर्स भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। अब जैसे ही सोल्जर्स दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि अबू अहमद, जिसे बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा था, गोली लगने के कारण वो मर चुका है। आगे बढ़ते हुए सोल्जर्स 2nd फ्लोर पर एक और आदमी को ढेर कर देते हैं। वहीं बाहर वहाँ के आसपास के लोग उस घर के बाहर जमा होने लगते हैं और वो इस काम का विरोध करने लगते हैं। सोल्जर्स उन लोगों से कहते हैं कि वापस जाओ वरना हम गोली चला देंगे। उधर सोल्जर्स 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक कमरे में उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ से ये दुनिया में आतंक फैलाने का काम करते हैं। अब सोल्जर्स 3rd फ्लोर पर ही एक रूम की ओर आगे बढ़ते हैं जहां अंधेरा होता है। एक सोल्जर दबी हुई आवाज में ओसामा को आवाज लगाता है, जिससे कि उसे लगे कि कोई उसकी मदद के लिए आया है। और तभी सोल्जर्स को उस रूम से कुछ हलचल की आवाज आती है और वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और अब जब सोल्जर्स उस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी फर्श पर मरा पड़ा है। सोल्जर्स उस पर दोबारा से गोलियां चलाते हैं। अब जब सोल्जर्स उसे अच्छी तरह से देखते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन है। अब ये खबर माया को दी जाती है कि हमारे हाथ जैकपॉट लग चुका है। ये सुनकर माया शॉक्ड हो जाती है। अब सोल्जर्स को हेडक्वार्टर से ये मैसेज भेजा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी अब एक्टिव हो चुकी है और अब जल्द से जल्द सारे सोल्जर्स को एविडेंस और ओसामा बिन लादेन की बॉडी को लेकर वहां से निकलना होगा। इसके बाद सारे सोल्जर्स एविडेंस लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वहां से निकलने से पहले वो उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं जो वहां क्रैश हो गया था, ताकि इस तरह के हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी किसी के भी हाथ ना लग सके, जिसे रडार पर ढूंढना मुश्किल है। अब ये सभी अफगानिस्तान स्थित कैंप तक आ जाते हैं जहाँ पर माया होती है। माया अब ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को देखती है और उसे देखकर वो कंफर्म कर देती है कि ये डेड बॉडी ओसामा बिन लादेन की ही है। अब मूवी के आखिर में हमें माया को दिखाया जाता है जो अपने देश अमेरिका वापस जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का पहला केस, जिसे वो पिछले 12 सालों से सॉल्व कर रही थी, वो फाइनली सॉल्व हो चुका था। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।